नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल मेहता एडवोकेट और आप देख रहे हैं इंडियन नोमैड लॉयर का एक नया व्लॉग। आज का टॉपिक है भारत में कैरावैन या कैंपर वैन कैसे रजिस्टर करें, खासकर हरियाणा में। बहुत लोग कैरावैन बनाते हैं लेकिन लीगल प्रोसेस समझ नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, लीगल प्रोविज़न, टैक्स रूल्स और कमर्शियल यूज़ के बारे में डिटेल से बताऊँगा। कैरावैन, कैंपर वैन या मोबाइल होम वह व्हीकल है जिसमें रहने, सोने, किचन और टॉयलेट की सुविधा होती है। यह सिर्फ यात्रा के लिए नहीं बल्कि लिविंग यूनिट ऑन व्हील्स है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अकॉर्डिंग इसे स्पेशल पर्पस व्हीकल माना जाता है। फैब्रिकेशन, कन्वर्जन या मॉडिफिकेशन तभी लीगल है जब उसे आरटीओ या एआरआई अप्रूव्ड बॉडी बिल्डर ने किया हो। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग किसी भी वाहन में बदलाव, मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन सिर्फ आरटीओ की अनुमति से ही किया जा सकता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 126 फैब्रिकेशन और बॉडी कन्वर्जन मान्यता प्राप्त स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही होना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड वर्दीनेस के बिना रोड पर वाहन चलाना इलीगल होता है। हरियाणा ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को अपनाया और कैरावैन के लिए स्पेसिफिक क्लोजेस दिए हैं। अब हम इसमें बात करेंगे हरियाणा में गाड़ी को रजिस्टर कैसे करें। अगर आपने सिर्फ चेसिस खरीदी है और बाद में बॉडी फैब्रिकेशन की, तो टैक्स फैब्रिकेशन रेडी होने की तारीख या चेसिस परचेज की तारीख से 75 दिन में जो पहले हो दे होगा। तो आपको ये समझना है कि हमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेशन जो है वो टोटल 150% ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ चेसिस या एक्चुअल कोस्ट चेसिस प्लस फैब्रिकेशन जो अधिक हो पर्सनल कैरावैन पर लगता है। और इसका जो टैक्स का दर है वो है 12% कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। इट मीन्स कि आपके व्हीकल का जो एक्स शोरूम प्राइस है उसके ऊपर 12%। अगर आपने इसमें टाइम से इसका टैक्स जमा नहीं कराया तो 0.5% के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पेनल्टी लगेगी। तो वो अब आपको समझाते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब बेस व्हीकल सपोज जैसे मैंने टाटा योदा 4x4 ख़रीदा है, तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन के लिए आरटीओ में एक लिखित आवेदन देना होता है और फैब्रिकेटर को एआरआई या स्टेट अप्रूव्ड होना चाहिए। फैब्रिकेशन और इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है। फिर फॉर्म 22+22A सेफ्टी, वेट, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक, लाइट्स, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिकल सभी चेक जो है आरटीओ द्वारा किए जाते हैं। इसमें जो हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 20। फिर जो है फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, आईडी, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटोज़ और फैब्रिकेशन के बिल इत्यादि। टैक्स और जो फीस है व्हीकल का कॉस्ट प्लस चेसिस फैब्रिकेशन या 150% ऑफ चेसिस हायर वैल्यू आपको पे करना है। टैक्स 12% पर्सनल यूज़ पे लगता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस, स्मार्ट कार्ड इत्यादि पे 3 से 5 हज़ार रुपया लगभग खर्च आता है। तो इसमें आपको अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन अगर एग्जांपल के लिए समझाएं तो समझिए कि मानिए एक व्हीकल की चेसिस 9 लाख रुपए की है और आपकी फैब्रिकेशन कॉस्ट जो है वो 6 लाख रुपए है, तो आपका टोटल अमाउंट हुआ 15 लाख रुपीज़। और अगर इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे 12% के हिसाब से तो लगभग बनेगा 1,80,000 रुपये। तो ये आपको दे होगा। अगर आपने टैक्स समय पर नहीं भरा तो 0.5% प्रतिदिन पेनल्टी लगेगी जो कि अधिकतम रोड टैक्स के बराबर ही हो सकती है। अगर केवल चेसिस खरीदी गई है तो टैक्स चेसिस के फैब्रिकेशन पूरा होने की तारीख से या 75 दिन के भीतर ही देना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको बेस व्हीकल प्लस फैब्रिकेशन दोनों का विवरण आरटीओ को देना होता है। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कैरावैन रजिस्टर करवा रहे हैं तो आरटीओ आपसे एक अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन लेगा। इसमें आपको लिखित रूप से बताना होगा कि यह वाहन केवल निजी उपयोग के लिए जैसे फैमिली ट्रैवल, आउटिंग और लेयर के लिए। उसके बाद एक व्हीकल इंस्पेक्शन होती है और आपको आपकी कैरावैन स्पेशल कैटेगरी यूज़ व पर्सनल रजिस्ट्रेशन के साथ मिल जाएगी। आरसी पर कैरावैन या कैंपर वैन का विशेष उल्लेख होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी भी स्पेसिफिकली मोटर, कैरावैन, कैंपर वैन प्राइवेट यूज़ के नाम से ही बनती है। पर्सनल आरसी के तहत कैरावैन को रेंट पर चलाना इलीगल है, तो आप कमर्शियल व्हीकल ही रेंट पर दे सकते हैं। जो पर्सनल रजिस्टर्ड है वो आप नहीं दे सकते।
परमिट लेने के लिए आपको कुछ राज्यों में ईयरली रिन्यूअल और सेफ्टी इंस्पेक्शंस करानी पड़ती हैं। अब रेंटल या बिजनेस यूज़ के लिए पहले से ही कमर्शियल रजिस्ट्रेशन ही करवाएं, वरना बाद में लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सर्टिफिकेट आरटीओ देता है, जिसे समय समय पर रिन्यू करना होता है। रोड टैक्स अपफ्रंट एक बार देना पड़ता है, जैसे हरियाणा में 12%, और फिर आप इंश्योरेंस में भी एंडोर्स करवा लें, अन्यथा आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आप इसे रेंट, टैक्सी, पैसेंजर सर्विस या टूरिज्म बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मिसयूज़ पकड़ा गया तो आपको भारी जुर्माना लगेगा और रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है, या कमर्शियल टैक्स रिकवरी होगी। इसलिए अगर आप अपनी कैरावैन को रेंट पर देना चाहते हैं तो आपको कमर्शियल रजिस्ट्रेशन ही करवाना चाहिए, और प्राइवेट कन्वर्जन को आप कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकथाम के कारण खास नियम लागू है। आप अपने डीजल व्हीकल को दिल्ली एनसीआर में 10 साल तक ही चला सकते हैं। आप अपना बेस व्हीकल खरीदते हुए इस बात का विशेषतः ध्यान रखें। पेट्रोल व अन्य वाहन 15 साल तक चला सकते हैं। इसके बाद चाहे गाड़ी टेक्निकली फिट हो या आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू हो, दिल्ली एनसीआर में उस वाहन को चलाने की अनुमति नहीं होती। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो कैरावैन प्लान कर रहे हैं तो आपको बेस व्हीकल का चुनाव करते समय इस कानून का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी अन्य राज्यों में नियम अलग हो सकते हैं। कैरावैन बनाने से पहले अपने संबंधित आरटीओ से कंफर्म कर लें। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आप अपनी कैरावैन को इंडिया में रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप पर्सनल यूज़ हैं तो वाइट प्लेट, अगर रेंटल या बिजनेस के लिए करना है तो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जो कि येलो होता है ही करवाएं। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए विशेष डीजल 10 साल, पेट्रोल 15 साल तक की लिमिट है। फैब्रिकेशन अप्रूवल के आप कैरावैन को रोड पर नहीं चला सकते, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इंश्योरेंस और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी इसको स्पेशल पर्पस में कैरावैन मेंशन करवाकर और उसको इंश्योरेंस में अपडेट कराएं। अगर आप नहीं कराएंगे तो इससे आपका इंश्योरेंस वैलिड नहीं होगा। आप ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक नए कैरावैन टॉपिक के साथ। थैंक यू।